बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में है, जो एमओडी आपका लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपका लेता है। और आप सब लोगों को मुबारकबाद कि जो लोग इस स्टेज तक पहुंच गए। ये भी बड़ी बात होती है इस स्टेज तक पहुंच जाना। और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है ये पाकिस्तान का, जिसमें आपको डिफरेंट स्टेजेस से गुजारा जाता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, इवन के सीएसएस भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह से टेस्ट लिए जाते हैं कि पहले स्क्रीनिंग है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका साइकोमेट्रिक है, साइकोमेट्रिक के बाद भी अभी तो चलें आप लोगों का ये है सब इंस्पेक्टर और ट्रैफिक एनालिस्ट स्पेशल ऑपरेटर लेवल का। इसके एडी के एग्जाम के अंदर तो 4 दिन का आईएसएसबी भी होता है, फिर उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू होता है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजर के फाइनल सिलेक्शन होती है। तो आप लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं कि आप 2 स्टेजेस जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक चीज बताता चलूं जिससे शायद आप थोड़ा सा डिसहार्ट भी हो जाएं। अभी तक आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो ओनली 10% हैं, क्योंकि आपको जो साइकोमेट्रिक में बुलाया गया है वो 110 की रेशो से बुलाया गया है। एक स्टूडेंट एक सीट के ऊपर 10 स्टूडेंट को, जो कि 10% बनता है। अभी जो लोग आप में से साइकोमेट्रिक क्लियर करेंगे उनमें से 1:3 की रेशो से आगे जाया जाएगा। मतलब कि अभी भी आउट ऑफ एवरी 10 स्टूडेंट 7 को रिमूव किया जाएगा इस फेज में। हर 10 में से सिर्फ 3 लोग आगे जाएंगे। और फाइनल इंटरव्यू में उन 3 में से एक की सिलेक्शन होगी। मीन फाइनल इंटरव्यू में भी 33% चांस होंगे हर बंदे के कि वो फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा रहा है। ये इसलिए भी आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि अभी जो है अल्लाह करे आप में से मोस्टली की सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट रखना है एमओडी में आप लोगों में से। अक्सर आप लोग आखिरी स्टेज तक पहुंच जाते हैं और आखिरी स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको ज़ाहिर बात है डिफरेंट एग्जाम से गुजरना पड़ा है, स्ट्रेस से गुजरना पड़ा है, ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन आपके ज़हन में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि अभी भी आप लोगों को आगे सिलेक्शन की तरफ जाने में मेन टेस्ट जो हैं वो अभी आगे रहते हैं, जिनमें से एक है हमारा साइकोमेट्रिक और उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा फाइनल इंटरव्यू। अब ये साइकोमेट्रिक क्या होता है और बेसिकली इसको डिवाइस क्यों किया गया है। साइकोमेट्रिक बेसिकली आप लोगों की साइकोलॉजी चेक करने का एक एग्जाम है। और इट डज नॉट मीन अगर वो आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करते हैं कि आपकी जात में कोई मसला है। बेसिकली एमओडी को एक पर्सनैलिटी चाहिए जिसके अंदर कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हों, कुछ खास खसूसियात होनी चाहिए उस बंदे में। अब वो खसूसियात क्या है वो एमओडी ही जानता है कि एक जो हमारी आईएसआई वर्क करती है उसके अंदर जो ऑफिशियल या ऑफिसर जाता है उनको किस नेचर का बंदा चाहिए। और वो नेचर आप चेंज नहीं कर सकते। अभी मैं आपको आगे चल के एग्जाम्स बताता हूँ। इसकी कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं होती साइकोमेट्रिक की। थोड़ा सा जस्ट आपने हाउ नाउ लेना होता है। आप लोग इस लेवल पे पहुंचे हो इसका मतलब है आपने जनरल नॉलेज का, इंग्लिश का, सारी चीजें आपने पास की हैं। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव का भी टेस्ट दिया, मींस आपकी राइटिंग भी ठीक है। आप कुछ ना कुछ जो है जब आप लिखते हैं उसके अंदर आपका एनालिसिस भी ठीक है। अब बेसिकली आपके माइंड को एक एग्जाम के थ्रू जज करके उन्होंने देखना है कि हमें जिस करेक्टरिस्टिक का बंदा चाहिए आया कि वो शख्स आप हैं या नहीं। और वो करेक्टरिस्टिक ना आप 3 से 4 दिन में अपने अंदर ला सकते हैं, ना वो करेक्टरिस्टिक आप अपने आप से अगर कोई ऐसी हैं जो उन्हें नहीं चाहिए उनको ना आप अपने आप में से निकाल सकते हैं। इसलिए नेचुरल होके जो आपकी जात है उस तरह से एग्जाम में अपेयर हो। अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो खसूसियात होंगी जो कि उस डिपार्टमेंट को चाहिए तो वो आपको ऑटोमेटिकली उन्होंने साइकोमेट्रिक में रिकमेंड करना ही करना है।
इसमें कोई मार्क्स तो होने नहीं है, साइकोमेट्रिक के कोई मार्क्स नहीं होते। बज़ाहिर वहां पे हो सकता है वो कि पहला पोर्शन जो है वो 90 उसमें मार्क्स का है, वर्बल एबिलिटी फॉर एग्जांपल 90 क्वेश्चन होंगे, आपको 25 मिनट दिए जाएंगे, 25 मिनट में 90 क्वेश्चन करने हैं। वहां लिखा हो सकता है कि 90 मार्क्स का ये पेपर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके टोटल ओवरऑल पेपर के कोई मार्क्स नहीं है। जस्ट आखिर में जब आप ये एग्जाम हॉल से 3 घंटे 4 घंटे का जो पेपर होगा आपका निकलेंगे, तो उसके बाद जब उन्होंने उस पेपर को चेक करना है तो उस पर जस्ट एक वर्ड लिखना है, या रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड। एक चीज ये बताने वाली, हम भी जब गए थे एडी का मैंने दिया था ISSB, तो हमें पहले दिन ही जो उनके ऑफिसर हैं उन्होंने आके यही बात की थी कि मे बी पॉसिबल आप में से कई लोगों को हम यहाँ पे सिलेक्ट ना करें और वो आगे लेकिन CSP सिलेक्ट हो जाए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक बंदा जो है उसके जात में कोई फॉल्ट है, वो उसकी साइकोलॉजी ठीक है। यहाँ पे कोई ये चीज जज नहीं होनी कि आप कोई मेंटल डिसेबिलिटीज के मालिक हैं या मेंटल एबिलिटीज के मालिक हैं। यहाँ जस्ट ये चीज चेक होनी है कि आप ISI की उस जॉब के लिए जिस पे आपने अप्लाई किया है वो करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं या नहीं रखते। अब ये सारा कुछ जज करने के लिए आपसे कुछ टेस्ट लिए जाते हैं घुमा फिरा के। इन सारी चीजों में बात एक ही है, करेक्टरिस्टिक वो 6-7 ही हैं जो कि उन्होंने आपके अंदर जज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो ISI का ऑफिसर है उसको कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, हर चीज के ऊपर उसकी नजर होनी चाहिए। उसको थोड़ा सा शक्की तबीयत भी होना चाहिए, हर चीज को शक की नजर से उसको देखना चाहिए। उसको माइंड का जो प्रोसेस है वो फास्ट चलना चाहिए, स्लो लर्नर नहीं होना चाहिए। तेज तेज चीजों को सोचे, तेज तेज चीजों को प्रोसेस करे, डेटा को एनालिसिस कर सके। ये कुछ करेक्टरिस्टिक जो हम आम तौर पे जज कर सकते हैं कि एक जो एजेंसी का एजेंट होता है उसके अंदर होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें उन्होंने आपसे, ये 7 किस्म के टेस्ट होंगे। इनकी तादाद वेरी कर सकती है, टाइम वेरी कर सकता है। इवन के कुछ स्टूडेंट जो हैं वो वर्ल्ड टाइम में भी गए हैं तैयारी करने, उनसे भी मैंने उनकी राय ली है। इवन के ये चीज वर्ल्ड टाइम्स को या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उनको भी नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपसे पेपर में क्या चीजें पूछनी है क्या नहीं पूछनी। ये MOD जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये टोटली सरप्राइज बेस्ड टेस्ट होता है। लेकिन पिछले सालों की बेस पे हम एक चीज जो है इन्फर कर लेते हैं कि इस साल भी आप लोगों से यही चीजें पूछी जाएंगी। तो पिछले सालों में जो चीजें पूछी गई हैं वो ये 7 चीजें होती हैं जो आपसे वो पूछता है। इसमें सबसे पहली चीज होती है बायोडेटा फॉर्म फिलिंग। नंबर 1, आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाएंगे। एक चीज, अभी तक जो आप लोगों ने अपना डेटा भेजा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्लाई करते वक्त, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जस्ट कुछ हद तक मौजूद होगा। जो पिछले अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं वो NTS ने लिए हैं। पहले जो 2 एग्जाम है आपके MCQs टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, वो आपसे बेसिकली NTS ने लिया है। ये हायर करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस NTS को। अब आप लोगों ने जब जाना है आगे तो डायरेक्टली अब आप लोगों से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डील करेगी। जो डेटा अब आप उनको लिख के देंगे वो उनके लिए फाइनलाइज होगा। इससे पहले जो आपने डेटा लिख के दिया उनको, वो जस्ट आपको एक एंट्री देने के लिए काफी था। अब उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको बायोडेटा फॉर्म कहा जाता है। इस बायोडेटा फॉर्म में चीजें बड़ी सिंपल सिंपल होती हैं, लेकिन जब आप अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करके रिकमेंड करके, तो जो पैनल बैठेगा उनके सामने आपका ये वाला फॉर्म होगा। पहले वाला कोई डेटा नहीं होगा और इस फॉर्म में छोटे छोटे पॉइंट हैं, ऐसी चीजें हैं। और आज मैं आपको ये जो चीजें बताने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल से हमें अपनी जात का अब तक खुद भी नहीं पता होता जितना ये हमसे टेस्ट लेने के दौरान हमें अपनी जात का पता चलना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल,
वो आपसे स्टार्ट होंगे आपके नाम से। आपको अपने नाम का मीनिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप रिकमेंड हो गए, आपके फॉर्म आगे जाएंगे, तो उन्होंने आपसे सबसे पहले आपके बायोडेटा फॉर्म को देखते हुए आपसे सवाल करने हैं। आपका नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, एलिस क्या है आपका। एलिस से मुराद होता है निक नेम। आपकी पर्सनैलिटी को झंझोड़ देना है उन्होंने टोटली। आप खुद देखेंगे जब आप पेपर हल करेंगे, आपसे वो चीजें पूछी होंगी कि आपको अपनी जात के बारे में वो खुद चीजें नहीं पता होंगी। जस्ट इसीलिए शुरू में हम ये जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इसका मकसद यही है कि आप वो चीजें एक पेज पे लिख लें और अपने बारे में खुद जानने की कोशिश कर दें। सेल्फ सर्च जिसको कहते हैं, खुद ही को जानना। फिर आपकी सिटी, आपको अपनी सिटी के बारे में हर डिटेल मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फैसलाबाद से हैं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कब बना है, फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था, फैसलाबाद का एरिया कितना है, फैसलाबाद की पॉपुलेशन कितनी है, फैसलाबाद की सबसे मशहूर चीज क्या है। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको टोटली पता होनी चाहिए उस सिटी के बारे में। नेक्स्ट एजुकेशनल डिटेल का खाना होगा वहां पे। आप अपनी सारी एजुकेशन के बारे में वहां लिखेंगे। मैट्रिक कहाँ से किया, उसमें कितने नंबर से, ये अब आपको चीजें याद होनी चाहिए अपने। हमें आमतौर पर कुछ चीजें भूल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ईयर भूल जाता है, या हमें ये भूल जाता है हमारी कितनी परसेंटेज थी। लेकिन उधर आपको एजुकेशनल डिटेल अपनी खुद जुबानी याद होनी चाहिए। मैट्रिक में आपके कितने मार्क्स थे, किस ईयर में किया आपने मैट्रिक, क्या परसेंटेज थी आपकी, आपके बोर्ड का क्या नाम था जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया। सिमिलरली उसके बाद एफए, जो जो डिग्री आपने की हैं उनके बारे में आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको अपनी सिबलिंग्स की डिटेल का पता होना चाहिए। सिबलिंग से मुराद आपके बहन भाई, वो क्या क्या करते हैं, उनकी एज क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके सबसे बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर हैं आपके, उनकी एज क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। ठीक है, इस तरह की सारी डिटेल। उसके बाद अगर आपकी कोई सिस्टर है, उसके बारे में टोटल डिटेल। फिर अगर कोई और जो है ब्रदर या सिस्टर आ जाता है, उनकी सारी डिटेल आपको बायोडेटा फॉर्म में लिखनी होगी। फिर इसी बायोडेटा फॉर्म के अंदर आपसे ये भी लाजमी पूछा जाता है कि आर्मी के अंदर या गवर्नमेंट सर्विसेज में आपका कोई रिश्तेदार सर्व कर रहा है या नहीं। अच्छा, इस फॉर्म में अगर आप कोशिश करें कि आप झूठ बोल दें, तो ऐसा आपके लिए बाद में सबब बन जाएगा मुश्किल का। क्योंकि अभी आप लोगों का ये चल रहा है साइकोमेट्रिक, इसके बाद आपका होना है इंटरव्यू फाइनल, और उसके बाद आपका होना है सिक्योरिटी क्लियरेंस। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे झूठ बोला हुआ, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगी। ये जब कोई सिलेक्ट हो जाता है, फाइनल इंटरव्यू का क्लियर कर जाता है, तो फिर वो अदारा एजेंसी कुछ बंदों को भेजता है आपके बारे में, सारी आपके रिश्तेदारों के बारे में, आपके रिलेटिव्स के बारे में सारी मालूमात इकट्ठा करने के लिए। और वो आपका बायोडेटा फॉर्म लेके आते हैं, और उसमें वो क्रॉस चेक करते हैं इस बायोडेटा फॉर्म के से कि क्या आपने कोई गलत बयानी तो नहीं की हुई। तो इसके अंदर आप गलत बयानी कोई करेंगे तो आगे जाके आप फंस जाएंगे। इसलिए जो जो आपकी जिंदगी में सच है ना, वो आपने इस बायोडेटा फॉर्म के अंदर लिख देना है, वरना आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलनी फाइनल स्टेज पे। अब इसी बायोडेटा फॉर्म में आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके लिए हो सकता है कि कुछ नए हो, या अभी तक आपने उनके ऊपर वर्क ना किया हो। वहां पे पूछा जाएगा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी जात की अच्छाइयां क्या हैं, आपकी जात की बुराइयां क्या हैं। इसमें आपने दो दो तीन तीन लिखनी होती हैं। और
आप इसको सर्च करें, अपने बारे में बैठ के सोचें कि आपके अंदर क्या चीज अच्छी है। आप हार्ड वर्किंग हैं, जाहिर बात है आपने टेस्ट क्लियर किया, कोई ना कोई तो अच्छी चीज आपके अंदर होगी बाकियों की निस्बत जिनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। तो इसका तरीकाकार ये होता है स्ट्रेंथ को मैयर करने का। आप एक पेज ले लें, उसके ऊपर दुनिया की कोई 40-50 जो अच्छी आदतें होती हैं वो लिख दें। ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, पैशनेट, ठीक है, डेडिकेटेड, ये सारा कुछ जो कुछ भी आप लिखते हैं, और उसमें से फिर सेलेक्ट करें, देखें कि आपकी जात में इनमें से कौन कौन से पॉइंट हैं। जो पॉइंट आपके हैं उसको अभी से, क्योंकि बायोडेटा फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास टाइम नहीं होगा, ये 20 से 25 मिनट में आपने सारा फिल करना होता है। सबसे पहले वो आपको बायोडेटा फॉर्म देंगे, वो आपको कहेंगे 20 मिनट के अंदर अंदर ये फिल कर दें। आपने 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर उसको फिल करना है। उसके बाद अगला आपके पास पेपर आ जाएगा वर्बल एबिलिटी का। उसके लिए वो आपको 25 मिनट देंगे। 25 मिनट में 90 क्वेश्चन होंगे। वो कहेंगे इसको हल करें। आपने जितना हल कर लिया ठीक है, वरना उन्होंने आपसे वो पेपर ले लेना है। आगे नॉन वर्बल एबिलिटी का पोर्शन आ जाना है। ये डिफरेंट फेजेस में होते हैं। आपको वो पेपर देते जाएंगे, टाइम चलता जाएगा। जितनी देर में आप वो पेपर कर लेंगे ठीक है, जितना कंप्लीट हो गया ठीक, वरना वो आपसे पेपर लेके अगला पेपर दे देंगे। तो बायोडेटा फॉर्म में आपको अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी है, वीकनेसेस लिखनी है, जिंदगी की कोई सी दो फेवरेट पर्सनैलिटीज, आपकी जिंदगी में कौन सी फेवरेट पर्सनैलिटीज हैं, कोई से दो मैगजीन्स जो आपको अच्छे लगते हैं। ये कुछ मैं आपको दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे पूछे जाएं। जो अब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो स्लाइड्स में मैंने चीजें लिखी हैं वो तो उन्होंने पूछनी है ना, आपकी एजुकेशन, आपके घर वालों के बारे में डिटेल, आपकी सिटी के बारे में, आपकी हॉबीज के बारे में। बाकी ये चीजें के फेवरेट आपके पर्सन्स कौन से हैं, आपके फेवरेट मैगजीन्स कौन से हैं, आपके फेवरेट न्यूज चैनल कौन से हैं, ये सारे ऑप्शनल हो सकते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ वो स्किप कर देंगे। सिमिलरली फिर आगे कुछ खाने बने होंगे, उसके अंदर वो आपसे पूछेंगे अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में बताओ। लाइफ इवेंट से मुराद ये है, वो आपसे कहेंगे अपनी जिंदगी का कोई सबसे हैप्पीएस्ट वाकया बताओ, या अपनी लाइफ का सबसे सैड वाकया बताओ, या अपनी लाइफ का कोई एक्साइटिंग एडवेंचर बताओ, अपनी लाइफ की कोई ऐसी चीज बताओ जब आपको फेलियर महसूस हुआ हो, अपनी लाइफ की कोई ऐसी चीज बताओ जिसको आप समझते हो कि ये अब तक मेरी सक्सेस है, अपनी लाइफ में अपना एम बताओ, आपकी लाइफ का एम क्या है। अब देखें, ये अभी सिर्फ पहला पोर्शन चल रहा है। सॉरी, सिग्नल की वजह से ड्रॉप हो गया था। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहां पे हमारा लेक्चर चल रहा था। काइंडली बताइएगा, मेरी वॉइस आप लोगों को ऑडिबल है इस वक्त? चलें, क्लियर है जी। अब बात हो रही थी कि आपके बायोडेटा फॉर्म के बारे में। अभी ये पहला पोर्शन है जिसमें मैं आपको बता रहा था कि वो आपको इतनी तरफ से आपसे क्वेश्चन कर लेंगे
कि उनको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा इस पहले ही पोर्शन से। अगर आप कोशिश करेंगे, आपने इस फॉर्म में झूठ बोला होगा, तो उन्होंने उसी क्वेश्चन को घुमा के अगले पेपर में भी पूछा हुआ है, आप वहां पे फंस जाएंगे। हम देखते हैं किस तरह से। अगला जो है वो दो पोर्शन तो ऐसे होते हैं जो आपकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए होते हैं, एक वर्बल एबिलिटी और एक नॉन वर्बल एबिलिटी। ये क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। इसमें आपका जो है ना वो चेक हो रहा होता है इंटेलिजेंस लेवल, और थोड़ा सा इंटेलिजेंस लेवल वो इस तरह भी चेक कर रहे होते हैं, वो आपके ऊपर इन क्वेश्चंस के जरिए थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं आपके ब्रेन पे। स्क्रीन क्या सबको शो नहीं हो रही? मेरा तो ख्याल है कि शो होनी चाहिए। ये सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, आज बारिश और वो कुछ आंधी टाइप भी था ना, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा होगा। जी, तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, वर्बल एबिलिटी, और आपके पास अगला पोर्शन आएगा, अब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। बायोडेटा फॉर्म फिल करने के बाद बायोडेटा फॉर्म आपका चला जाएगा साइकोलॉजिस्ट के पास, वो उसके अंदर से चीजों को ऑब्जर्व करेगा। आप जो अपनी जिंदगी के वाकयात चीजें लिखी हैं उनको वो निकाल के परफॉर्म करता वर्बल एबिलिटी। इसमें आमतौर पे 25 मिनट, और क्वेश्चन की तादाद वेरी करती है। जैसे वर्बल एबिलिटी में आमतौर पे 25 मिनट में आपने 90 क्वेश्चन करने होते हैं। नॉन वर्बल में 25 मिनट में आपने 60 क्वेश्चन करने होते हैं। वर्ड एसोसिएशन में 25 मिनट में आपने 75 क्वेश्चन करने होते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में 25 मिनट में आपने 75 क्वेश्चन करने होते हैं। 4 मिनट में फिर आपने स्टोरी राइटिंग करनी होती है। ये फिक्स नहीं है कि लाजमी 25 ने, हो सकता है वो आपको ज्यादा नहीं करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे, हो सकता है वो इस टाइम को 20 मिनट कर दें, 15 मिनट कर दें। वो वहां पे मौजूद उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो टाइम को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। लेकिन जो प्रीवियस ट्रेंड है उसमें यही ट्रेंड होता है, वर्बल एबिलिटी के 25 मिनट में 90 क्वेश्चन, नॉन वर्बल के 25 मिनट में 60 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो है सेंटेंस कंप्लीशन 25 मिनट में 75 क्वेश्चन, वर्ड एसोसिएशन 25 मिनट में 75 क्वेश्चन, और दो स्टोरियां लिखनी होती हैं 4-4 मिनट में, दो शॉर्ट स्टोरी लिखनी होती है, स्टोरी राइटिंग करनी होती है। इन पोर्शंस को हम, जो मैंने आपको भी सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा, 25 मिनट में 90 करने होंगे। और स्टेटमेंट, इस टेस्ट के थ्रू बेसिकली ये देखा जाता है कि आपके पास जब कोई लिखी हुई स्टेटमेंट आती है तो क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं। जैसे उसने कहा विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वर्ड फ्लावर। वर्ड फ्लावर के बारे में से कौन ये इसमें दो ठीक है। यार ये तो मैंने एक सैंपल क्वेश्चन लिया है जिसमें एक आपको टेंटेटिव आइडिया दिया है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली सेकंड देखें, पेन इज टू इंक, पेंसिल इज टू। अब आपने इसके अंदर सोचना है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पेन के अंदर वो बता रहे हैं इंक होती है जो लिखने के काम आती है, पेंसिल में ऐसा क्या होता है जो लिखने के काम आता है? लेड। सिमिलरली थर्ड देखिए, सेलेक्ट द ओड वन आउट। इनमें से हमने उसको निकालना है जो कि बाकियों से डिफरेंट है। तो देखिए, हॉर्स, डंकी,
गोट या कैंगरू एनिमल्स के नाम है। यस, इनमें कैंगरू जो है वो डिफरेंट है बाकी तीन से। बाकी जो तीन एनिमल हैं वो आम तौर पे अपने चारों पांवों पे खड़े होते हैं ना, चौपाई जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जो कैंगरू है वो अपने दो पांवों पे भी खड़ा रह के मूव कर सकता है, भाग सकता है। तो ये उनसे डिफरेंट है। तो इस तरह से आपके पास ये 90 क्वेश्चन होंगे जिसको आपने सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट आपके पास पोर्शन एक और क्वेश्चन की एग्जांपल है वर्बल की ही, जिसमें मैथ का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। अब वो यहाँ आपसे पूछ रहा है 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? तो आपने यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है ये किसके इक्वल बनता है। बताएंगे किसके इक्वल बनता है? ये पहला इसका राइट आंसर है। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो यहाँ पे आप जो है एलसीएम रूल को अप्लाई करेंगे, एलसीएम रूल लीस्ट काउंट मल्टीप्लायर को, तो आपके सामने ये इसका आंसर आ जाएगा। ए इसका आंसर है। तो वर्बल एबिलिटी से मुराद वो क्वेश्चन है जिसमें आपसे स्टेटमेंट दी होगी और आपने उसको सॉल्व करना होगा। अगला आपके पास पोर्शन आ जाएगा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है जिसमें कोई बात नहीं की हुई, कोई वर्ब नहीं यूज हुआ जस्ट पिक्चर्स हैं। आपने पिक्चर्स को देख के खुद ही से सॉल्व करना है। जैसे आपके सामने ये एक पिक्चर दी हुई है, प्रॉब्लम फिगर्स। इसमें पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर का पैटर्न और तीसरी पिक्चर का पैटर्न देखते हुए आपने बताना है कि यहाँ पे नीचे दी हुई पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर आएगी। इसके थ्रू आप लोगों की जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो टेस्ट होती है कि एक बंदा जो है कितनी इफेक्टिवली अपना जो ब्रेन है वो यूज कर पाता है, वर्बल के थ्रू और नॉन वर्बल के थ्रू। वर्बल के थ्रू आपके ब्रेन का कोई और पोर्शन चेक किया जाता है। हमारे ब्रेन के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और नॉन वर्बल के थ्रू आपके ब्रेन का किसी और पोर्शन को देखा जाता है कि वो कितना वर्किंग कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहली पिक्चर में डॉट के ऊपर 3 लाइनें हैं और डॉट के नीचे 3 लाइनें हैं। उसकी अगली पिक्चर में हम देखें तो नीचे उसने एक लाइन उड़ा दी है, उससे अगली पिक्चर में देखें तो 2 लाइनें उड़ा दी हैं। इसका मतलब है तीसरी पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई भी लाइन नीचे ना हो, तो वो ये वाली पिक्चर है। इस तरह से नॉन वर्बल आपके जो हैं वो 60 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में। इस तरह के 60 क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। वर्बल नॉन वर्बल के बाद आ जाएगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे, 25 मिनट में 75 वर्ड। इसमें यह भी हो सकता है कि ये आपको पेपर के ऊपर दिए जाएं लिखे हुए, जैसे आपको सामने ये पेपर नजर आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि आपके सामने एक स्क्रीन चल रही हो। नहीं, ये स्क्रीन पे नहीं होगा, आपको पेपर दिए जाएंगे। स्क्रीन एक ही लगी होगी बड़ी सारी, जैसे हॉल के अंदर आप बैठे हैं डिफरेंट लाइनों के अंदर, तो यहाँ मेन स्क्रीन एक लगी होगी। वर्ड जो बाकी वर्बल नॉन वर्बल है वो तो आपको पेपर्स दिए जाएंगे। वर्ड एसोसिएशन में आम तौर पे ये होता है, अब ये सेंटर की सहूलियात पे भी डिपेंड करता है। आपको जिस सेंटर पे बुलाया जा रहा है वहां पे स्क्रीन वगैरह मौजूद है या नहीं मौजूद, किस तरह का सेटअप मौजूद है। तो इस स्क्रीन के ऊपर वर्ड ब्लिंक करेगा। पहला वर्ड ब्लिंक करेगा फॉर एग्जाम्पल गार्डन। आपने जितनी देर में ये गार्डन नजर आ रहा है फौरी तौर पे गार्डन के ऊपर एक फिक्रा बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। थोड़ी देर बाद ये वर्ड गायब हो जाएगा, नया वर्ड आ जाएगा इधर, फेथ।
अभी आप इस पे फिक्रा लिख रहे होंगे, ये गायब हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा हेल्प। इसके ऊपर आप लिखना शुरू करेंगे, ये गायब हो जाएगा, अगला आ जाएगा सैनमा। अब जब आप 75 सेंटेंस लिखेंगे डिफरेंट टाइप के और बड़े कम वक्त में, तो ये आपकी सोच को उनके सामने डिपिक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं आपको उनके गार्डन के बारे में एक सेंटेंस बनाए, तो हर बंदा अलग सेंटेंस बनाएगा। फेथ के बारे में अगर कहूँ, अब किसी के लिए फेथ जो है वो अच्छी चीज है, कोई लिख देगा फेथ इज ए गुड थिंग, कोई लिख देगा फेथ इन अल्लाह, कोई लिख देगा ऑलवेज फेथ इन योर सेल्फ। ठीक है, अब वर्ड एसोसिएशन के थ्रू आप लोगों की प्रॉपर्टीज चेक हो जाएंगी कि आप चीजों के बारे में क्या सोचते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप पॉजिटिव लिखें हर चीज का। फॉर एग्जाम्पल, एक आ जाता है आपके सामने नाइफ। अब यही नाइफ किल करने के लिए भी यूज होती है, आप लिख सकते हैं नाइफ यूज्ड टू किल पीपल। एक बंदा इसी पे ये भी लिख सकता है नाइफ यूज्ड टू कट फ्रूट। अब दोनों की जो प्रोसेसिंग है, ब्रेन का लेवल है, वो डिफरेंट है। तो इसी तरह के वर्ड्स के थ्रू ये आपका पेपर बाद में जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट इसको फिर प्रॉपरली चेक करता है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस वगैरह देखें, तो आपको वहां इन टेस्टों के बारे में अलग-अलग भी सेंटेंस छोड़ दें। अगर फिक्रा नहीं आ रहा, सेंटेंस छोड़ के आगे मूव कर दें। आपने ये कोशिश नहीं करनी कि 75 है तो मैं 75 के 75 हल कर लूं। आपने ये कोशिश करनी है कि 75 में से अगर 60 भी हल किए हैं ना, तो वो पॉजिटिव हल होने चाहिए। इतनी तेज सोचते सोचते ये नहीं करना कि आप ब्लंडर मारते जाएं, कोई गलत बात लिख बैठे। उससे बेहतर ये है कि 75 में से चाहे 60 सॉल्व कर लें, सॉल्व अच्छे तरीके वाले करें आपकी, क्योंकि ये 75 में से नंबर तो लगने नहीं कि 75 में से एक के 70 नंबर है या एक के 65 नंबर है। जज ये होना है कि इसमें आपकी सोच क्या है। नहीं, सेंटेंस बनाएंगे आप। इसमें वैसे कई लोग एक जुमला भी लिख देते हैं वर्ड एसोसिएशन में उसके आगे, लेकिन कोशिश ये होती है क्योंकि उन्होंने आपको जज करना है, तो पूरा सेंटेंस लिखना। इसके अंदर छोटा सेंटेंस लिख दें, 2-3 वर्ड्स का लिख दें, 2 वर्ड्स का तो होगा नहीं, 3-4 वर्ड्स का लिख दें, लंबा सेंटेंस ना लिखें। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है सेंटेंस कंप्लीशन। आधा जुमला आपके सामने दिया होगा और आधा आपने खुद उसको कंप्लीट करना होगा। अब ये सेंटेंस कंप्लीशन के जुमले इस तरह के होते हैं कि जरा कुछ जुमले जो मैनी भी हो जाते हैं, डुअल मतलब वाले हो जाते हैं। अब वहां पे आप क्या करेंगे, जैसे ये देखिए पहला है, मैंने ये सेंटेंस कंप्लीशन जो है उर्दू में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। पहले उर्दू में या पहले इंग्लिश में, वो उनकी मर्जी है कि पहले कौन सा पोर्शन रखते हैं, लेकिन ये दोनों लैंग्वेजेस में होगा। अब इसके अंदर देखें, एक सेंटेंस है, मैंने एक पूरा दिन, और उसके बाद डॉट 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 है। तो इसके अंदर अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैंने एक पूरा दिन उसके साथ गुजारा, ये भी हो सकता है। मैंने एक पूरा दिन लोगों की खिदमत की, ये भी हो सकता है। मैंने एक पूरा दिन गर्मी में गुजारा, ये भी हो सकता है। मैंने एक पूरा दिन इम्तिहान के लिए मेहनत की, ये भी हो सकता है। कोशिश करनी है कि जो भी जुमला बनाना है उसको पॉजिटिवली बनाए। सिमिलरली, उसने मेरे कान में कोई बात की, उसने मेरे रिजल्ट के बारे में मुझे बताया। तो ये हर बंदे की जो सेंटेंस कंप्लीशन की डिमेंशन होती है ना, ये मुख्तलिफ ही होती है। और यही चीज बेसिकली चांद निकलने के बाद ईद का ऐलान हुआ, ठीक है।
हर बंदे के अपना है। अब एक फौजी अक्सर, इसका क्या आप करेंगे? हर बंदे के इस वक्त ज़हन में अलग इसका जवाब आएगा। सिमिलरली आपके पास इंग्लिश के कुछ होंगे सेंटेंसेस। अब देखें आई एम, अब यहाँ आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे इसके हजारों जुमले बन जाते हैं। आई एम सिर्फ आप कर दें गुड, आई एम बैड, आई एम टैलेंटेड, ठीक है, आई एम फेथफुल, आई एम ऑनेस्ट, या जो भी आप इसको जिस तरह से, आई एम अग्रेरियन अपने ओहदे के बारे में आप बताते हैं। सिमिलरली आगे देखें, ब्यूटीफुल गर्ल्स आर। अब ये कुछ इस तरह के जो होते हैं वो डुअल मीनिंग वाले होते हैं। अगर आप ब्यूटीफुल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग, ब्यूटीफुल गर्ल्स आर शार्प माइंडेड, ब्यूटीफुल गर्ल्स आर कोई भी, यहाँ वो बेसिकली आपकी फीमेल के मुतालिक सोच भी हो सकता है चेक कर रहा हो। ये अब साइकोलॉजिस्ट, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है बेसिकली। जो आपका पेपर जब जाता है साइकोलॉजिस्ट के बाद, आपने जिस तरह से भी सेंटेंस लिखा हो वो सेंटेंसेस में घूम फिर के आपकी पर्सनैलिटी ढूंढ लेगा कि ये किस पर्सनैलिटी का मालिक बंदा है। सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स और भी दी हुई है, ये मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली अब तो आपके सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, बल्कि कल का पूरा दिन है, 1-1.5 दिन ही रह गया है। तो आप लोगों ने अब तक काफी चीजें पढ़ भी ली होंगी। जस्ट मेरे साथ तो काफी सारी चीजें सिर्फ जस्ट रिवाइज हो रही होंगी। आपने बुक्स में से ISSP की बुक्स होती हैं, नूर एकेडमी की बुक्स है, डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है, वहां से आप लोगों ने काफी हद तक उम्मीद है कि प्रैक्टिस की भी होगी। हाँ जी शाहजेब, ठीक है, आपके अच्छे जुमले बनाए हुए हैं आपने। अब मेन चीज जो इसके बाद आ गई, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर बेसिकली आपके सामने क्वेश्चन दिए होंगे और आगे ग्रेड दिया होगा, नंबरिंग दी होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। उन्होंने बताया होगा ये जो उसने स्केल दिया हुआ है ऊपर, इसका क्या मतलब है। 0 से मुराद फॉर एग्जांपल वो कह देता है, अगर आप एक बात से एग्री करते हैं, स्ट्रोंगली एग्री करते हैं, तो 0 पे आपने क्लिक करना है। अगर आप थोड़ा एग्री कर रहे हैं, जस्ट एग्री कर रहे हैं, तो इस पे कर देना है। अगर आप न्यूट्रल हैं तो इस पे कर देंगे। आप डिस सिमिलरली आपका जो है वो बाकी भी ये स्केल दिया होगा, ऊपर लिखा होगा ये टाइम स्केल किसी भी क्वेश्चन के हवाले से चेंज हो सकता है वहां पे वो 0 से मुराद आपका ले रहा हो डिसएग्री वाला, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। आपको वहां पढ़ना पड़ेगा कि वो बेसिकली जो उसने आपके सामने स्केल एक प्रोवाइड किया है, 0 to 5, 0 to 7 तक भी हो सकता है, उसके अंदर आपने अपनी पर्सनैलिटी में किस चीज पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एम द लाइफ ऑफ द पार्टी, हम इस स्केल को ले लेते हैं फ्रॉम एग्री टू डिसएग्री की तरफ, और उसके डिसएग्री के डिफरेंट लेवल हैं। आई एम द लाइफ ऑफ द पार्टी के किसी भी पार्टी की जान मैं होता हूँ, मैं किसी भी पार्टी के अंदर जाता हूँ, उसके अंदर गलबा पा लेता हूँ। अब हमारी पर्सनैलिटी की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो किसी पार्टी की जान नहीं होते, वो पार्टी में अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, वो कोशिश करेंगे कि अव्वल तो पार्टी में जाए ही ना, अगर जाना भी पड़ गया है तो किसी कोने में बैठ जाए। इसी के बरअक्स एक शख्स ऐसा भी होगा पार्टी में जिसकी कोशिश होगी कि सारों की नजरों में मैं ही आऊं, एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पीपल होगा। अब जो एक्सट्रोवर्ट टाइप पीपल होगा वो तो कहेगा स्ट्रांगली एग्री, उसको तो होगा कि मैं ही हर जगह पार्टी की जान होता हूँ, जहां भी जाता हूँ वो बातों में सबको लगा लेता हूँ।
जो इंट्रोवर्ट वोकल होगा वो कहेगा डिसएग्री, मैं पार्टी की जान नहीं हूं। अगला, आई फील लिटिल कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के बारे में जो मेरा कंसर्न है वो बहुत कम होता है। अब आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचेंगे कि क्या आप लोगों के बारे में कंसर्न्ड होते हैं या नहीं होते। अगर आप लोगों के बारे में कंसर्न्ड है तो आप कह देंगे एग्री। एग्री के भी लेवल है, आगे न्यूट्रल भी लेवल है। अब इसमें बेसिकली ये होता है कि इतनी ज्यादा दफा क्वेश्चन दिए होंगे कि मे बी पॉसिबल ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आई एम द लाइफ ऑफ द पार्टी, ये आगे भी दिया हुआ हो। जस्ट लाइक एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल, क्योंकि जो शख्स एक्सट्रोवर्ट हो में इंटरेस्ट भी लेती, क्वेश्चन किसी और अल्फाज में, क्वेश्चन किसी और अल्फाज में हो सकता है 22वें नंबर पे भी ये क्वेश्चन हो, 28वें नंबर पे भी यही क्वेश्चन हो। अब हमें नहीं पता ये क्वेश्चन किस किस नंबर पे है, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट बैठा है पेपर चेक करने वाला, उसके पास पूरी लिस्ट दी हुई है कि फला फला क्वेश्चन जो है वो सेम है और आपका आंसर चारों दफा एक ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे भी, 7 पे भी, 22 पे भी, 28 पे भी। अगर आपकी जात में तसाद आ गया, कहीं आपने लगा दिया एग्री और किसी जगह आपने लगा दिया डिसएग्री या न्यूट्रल, तो इसका मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ही अपने आप को ही नहीं जानते। आप एक्सट्रोवर्ट हैं इंट्रोवर्ट हैं ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपको आईएसआई ने सिलेक्ट करना है या नहीं करना। आप देखेंगे कि कई लोग उधर बड़ी फाइन पर्सनैलिटी के होते हैं और कई जो हैं बड़े जोकी नेचर के भी होते हैं। दोनों पर्सनैलिटी के लोग फाइनल ट्रेनिंग में आपको मिलते हैं, फाइनल इंटरव्यू में आपको मिलते हैं। बेसिकली यहाँ ये चीज जज हो रही है आप अपनी पर्सनैलिटी को जानते कितना है, कंफ्यूजन के शिकार तो नहीं है आप। तो ये उसी सूरत में आपके चारों जगह पे आंसर सेम निकल सकते हैं जब आपने सच बोला होगा, जब आपको पता होगा कि आप पार्टी में जाते हैं तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं या कंफर्टेबल फील करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं तो आपका बिहेवियर क्या होता है, लोगों की बातों का आपके ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी होती है इसके अंदर के ओरिजिनल रहें, जो आपकी जात ओरिजिनल है उसी को प्रेजेंट करें। न्यूट्रल बिल्कुल रहना भी ठीक नहीं है, हाँ मीडियम कह सकते हैं। हाँ जी, स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री ना करें, लेकिन फिर इस चीज को याद रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप कैटेगरी 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन जहाँ है, फिर 7वें नंबर पे भी वही क्वेश्चन है, 21वें नंबर पे भी, सारों में आपका यही आना चाहिए। ये ना हो कि किसी के अंदर आप जो है वो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री स्केल नंबर 7 पे लगा रहे हो, क्वेश्चन एक ही है, किसी पे आपका टिक यहाँ पे है, किसी पे आपका टिक जो है वो यहाँ पे है और किसी में आपका टिक मिडल में है। इसका मतलब आपने तीनों जगह झूठ बोला है या आपको अपनी खुद पर्सनैलिटी का पता ही नहीं है। तो आप अपने ज़हन में एक स्केल रख लें कि आपने जो लगाने हैं ना निशान, वो 2 तरह के ही लगाने हैं। आप ज्यादा न्यूट्रल और उनकी तरफ ना जाएं। अगर 5 स्केल हैं तो आप कोशिश करें आप सेकंड और फोर्थ के अंदर रहेंगे, डिसएग्री और एग्री के दरमियान रहेंगे बस। क्योंकि कभी आप इसमें इस वाली लाइन में आएंगे, कभी इस लाइन में आएंगे, कभी इस लाइन में जाएंगे, कभी इस लाइन में जाएंगे, तो आपकी जब रेपिटेशन में सवाल आएंगे तो वो गलत हो जाएंगे। कोशिश आप ये करें कि जो मीडियम राय है आपकी, जैसे रिजवान कह रहे हैं एग्री और डिसएग्री, इनके दरमियान रह लें। स्ट्रॉन्गली एग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री के अंदर जाए ना। इससे ये होगा
कि कम अज कम अगर कहीं पे आपको मिस्टेक हो भी गई कि दूसरी लाइन में चले जाएंगे, लेकिन इन लाइनों में तो नहीं भटक रहेंगे जो बाकी की 4-5 लाइनें होंगी। ज्यादा पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपके आंसर जो है वो जो आपने पहले पे सिलेक्ट किया वो सातवें पे भी आपने वही एग्री वाले सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी का पता ही होगा। आप क्वेश्चन पढ़ते हुए कोशिश वही करेंगे कि अगर आपने झूठ नहीं लिखा तो आगे में भी आप झूठ नहीं लिखेंगे। इसी चीज को लेते हुए चलेंगे तो आखिर तक आपके जवाब सेम आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट का। इवन के वर्बल और नॉन वर्बल में भी फंसा के जब आपसे वो पर्सनैलिटी का पूछते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि पहले आपको कंफ्यूज करके ना वर्बल और नॉन वर्बल में अब आपसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछें, आपके ज़हन को टोटली थकाने के बाद पूछें। जब आपका ज़हन थक गया है, झूठ बोलने के लिए कासिर नहीं रहा, ओरिजिनली जो मतलब आपका माइंड सेट है उसमें आप आ गए हैं, फिर वो आपसे ये वाले क्वेश्चन करते हैं। फिर आ जाता है जी पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरी आपके सामने स्क्रीन लगी होगी, उसके ऊपर धुंधली सी पिक्चर आएगी। ये तो काफी वाजिया दिखाई दे रही है ना आपको पिक्चर, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आती है ना काफी धुंधली होती है और हर कोई अपने माइंड के मुताबिक उसको एज्यूम करता है। अब ये देखें, जैसे अगर इस पिक्चर को देखें, बजाहिर तो ये देख के यही लग रहा है, ज़हन में आता है कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, इस पिक्चर को देख के। लेकिन अब आप ये चीज वहां तो नहीं लिख सकते ना, वहां अब आप इसको ऐसे भी इसके ऊपर आपने पॉलिटिकल टर्माइल, मेल और फीमेल का पॉलिटिकल टर्माइल का कैसे हो गया, वो उसको उसने बाजू से पकड़ा हुआ है, इसमें पॉलिटिकल टर्माइल को आप कैसे साबित करेंगे स्टोरी में। आप आगे मतलब कुछ सेंटेंसेस में इसको स्टोरी में लिखेंगे, आपने इसका थीम भी लिखना है और उसके बाद वो स्टोरी भी लिखनी है। आप इनको बहन भाई बना सकते हैं, किसी बात पे इनकी नाराजगी है मियाँ बीवी बना सकते हैं, तो उसके अंदर ये लड़का लड़की का क्या किरदार है, पॉलिटिशियन जो तस्वीर में जाहिर हो रहा है उसके बारे में क्या लिखोगे, आपकी तस्वीर में चल क्या रहा है। हाँ ये कर सकते हैं फिर। वो उसको लंदन नहीं जाने दे रही, सोच रहे हैं कंट्री के लिए। आपको वैसे इस पिक्चर में नजर क्या आ रहा है शाहजेब। ये हुसैन अली एन आर्मी ऑफिसर गोइंग टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ये अब कुछ नजर तो आ रहा है कि एक बंदा है वो जाना चाह रहा है, उसको कोई फीमेल रोक रही है, ठीक है। इस पिक्चर में वाजिया तौर पे यही नजर आ रहा है। आप एक जो चीज लिखी हुई है उससे बिल्कुल ही अपोजिट चीज पेश करेंगे जो पिक्चर में है ही नहीं, तो वो तो आपकी टोटली गलत हो जाएगी। इतना भी पॉजिटिव नहीं सोचना। जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये भी कह सकते हैं, ये बंदा चल नहीं पा रहा उसने उसको सपोर्ट किया हुआ है। पिक्चर में एटलीस्ट वो चीज नजर तो आनी चाहिए। एक कंसेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि वो पिक्चर में नजर ही ना आ रहा हो। अब आर्मी ऑफिसर है, वो जाना चाह रहा है, उसकी वाइफ है, उसकी सिस्टर है, वो उसको रोक रही है कि नहीं आप ना जाए। एक बंदा है वो किसी मुश्किल जॉब के ऊपर सिलेक्ट हो गया, उसकी सिस्टर या उसकी मदर या उसको वो कह रही है कि नहीं आप इस जॉब को आपने नहीं चूज करना, इस तरह का कुछ। या और कोई लड़ाई हो गई है, मोहल्ले में लड़ाई हुई है, ये वहां जा रहा है फौरी तौर पे गुस्से में, और उसकी मदर ने, सिस्टर ने या किसी भी फीमेल ने उसको होल्ड अप कर लिया कि आप ना जाओ। तो लेकिन स्टोरी में एट लीस्ट जो वाकई ही स्टोरी में करेक्टर नजर आ रहे हैं वो मौजूद होना लाजमी है। आगे की स्टोरी की आपकी मर्जी है जो भी लिखें। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल। ये 4 मिनट होते हैं स्टोरी लिखने के लिए आपके पास। अब ये देखें, बाहर खतरा है। अब बेसिकली ये जैसे आप लोगों की कितनी सारी राय है, कोई कह रहा है बाहर खतरा है और उसकी सिस्टर उसको जाने नहीं दे रही, कोई कह रहा है कि वो सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता, उसको सपोर्ट किया हुआ है। ऊपर कोई कह रहा है कि वो आर्मी ऑफिसर है, वो परफॉर्म करने अपनी ड्यूटी जा रहा है। एक ने कहा कि नवाज शरीफ वाला मामला है, और मैंने कहा कि मामला तो असल ये है कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं वाला मामला है। अब हर बंदा अपनी परसेप्शन के मुताबिक इसको लिख के आएगा, और फिर
उसमें से आपकी पर्सनैलिटी का कोई ना कोई एस्पेक्ट साइकोलॉजिस्ट ने निकाल लेना है। और जब आप, अगर ये टेस्ट रिकमेंड हो गया, जब आप पैनल में जाएंगे तो ये फाइलें उनके पास होंगी इंटरव्यू में, और वो आपको, आपने फॉर एग्जांपल पिछले में लिख दिया एक, जैसे कह रहे हैं कि जी बाहर कोई खतरा है, तो वो पूछेगा आप हर वक्त खतरे में तो डरते तो नहीं रहते चीजों से, वो कोई ना कोई इस तरह से आपको क्वेश्चन करेगा, वो पॉइंट निकाल देगा स्टोरी में से कि आपकी पर्सनैलिटी का ये एस्पेक्ट है और उसको किस तरह से मैंने जज करना है। अब ये वाली देख लें। और पिक्चर्स आमतौर पे ना लड़का लड़की वाली तो होती ही है, फीमेल वरीड अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स। चलें ठीक है। इसका भी कोई आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, उसकी कोई चीज गुम हो गई है, ठीक है, या आप लगा सकते हैं बज़ाहिर ये तो नजर आ रहा है कि औरत यहाँ पे परेशान बैठी है। अब आप इससे बिल्कुल ही अपोजिट अगर चले जाएंगे ना, इस वाली थीम से ही बिल्कुल अपोजिट चले जाएंगे, तो इसका मतलब है आप टोटली झूठ बोल रहे हैं, उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। थीम तो आपको नजर आ रहा है कि एक फीमेल है, आपको जितनी चीजें हैं उनको मेंशन भी करना है। ये कहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं? पार्क में, दरख्त है, ट्री है, पीछे कुछ बुशीज हैं, झाड़ियां हैं, बेंच है जिसपे ये बैठे हैं, एक फीमेल है, एक मेल है। जो आइटम्स आपको नजर आ रहे हैं उन आइटम्स को मेंशन करते हुए स्टोरी बनानी है। आप ये नहीं कर सकते कि उन आइटम्स को स्किप करके ही कोई नया ही थीम दे दे। बस कोशिश करनी है कोई वाइफ हस्बैंड से नाराज है, हाँ ये बज़ाहिर लग रहा है, इस पिक्चर में लग रहा है कि वो कोई नाराज है, उसको कोई गम है, कोई इस तरह की चीज हुई भी है उस फीमेल के साथ। अब वो वाइफ हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ब्रदर सिस्टर है, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अलग मामला आता है फिर। जैसे आमतौर पे यूनिवर्सिटी में तो कजन्स ही होते थे बागों में, दूर का कजन है। तो ये जी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपके जज किए जाएंगे पेपर के अंदर। इसके अलावा भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो आप लोगों से कुछ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे वो कहेंगे कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। यही मैंने स्टार्ट में कहा था कि आज तक आपने अपनी जात के बारे में इतना नहीं सोचा होगा जितना एमओडी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि वो आपसे आपके ही लफ्जों में आपसे पूछेंगे कि आप क्या हो। और आज तक हमने अपने बारे में इतना कुछ सोचा नहीं होता कि मुझे जी कौन से मैगजीन पसंद है, मुझे कौन से न्यूज़पेपर पसंद है, मुझे कौन सी जो है मेरी लाइफ की अचीवमेंट कौन सी है। अभी अगर आप बैठना शुरू करें, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वाकया कौन सा था, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वाकया कौन सा था, ठीक है, मेरी लाइफ के गोल क्या है। अब देखें लाइफ के गोल तो मैं फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेता है लाइफ गोल, मेरे से जो ये गलती हुई थी, बाद में बड़ी दफा मुझे कवर अप, आखिरी फाइनल इंटरव्यू तक मुझे उसको ही कवर अप करना पड़ा। लाइफ गोल पूछे, वहां मैंने लिख दिया वांट टू बी सीएसपी ऑफिसर। साइकोलॉजिस्ट के पास गया, उसने भी मेरे से यही पूछा। आप, अब मुझे नहीं उस वक्त, आप बड़े मतलब जब टेस्ट चल रहे होते हैं ना, आपके जहन में नहीं होता मैं कहाँ पे कौन सी बात लिखाया हूँ, ये तो जब आप कभी फारिग वक्त में बैठते हैं ना फिर आपको याद आता है। उसने कहा आप तो यहाँ रहने नहीं चाहते, आप यहाँ पे क्यों इंटरव्यू देने आ रहे हैं, सिर्फ हमारा टाइम जाया कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर मैं करना चाहता हूँ। वो कहता आपकी ऑलरेडी जो पे है वो यहाँ की पे से ज्यादा है, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। मैंने वही जो फर्जी बातें फिर करनी होती हैं कि मुल्क की खिदमत करनी है और फलां करना है और मुझे मिशंस पे जाने का शौक है, ये वो। उन्होंने कहा नहीं, आप जो है वो किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। मैंने कहा है, इनको कैसे पता चल गया। आगे इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास इंटरव्यू हुआ आधे घंटे का, आखिर के अंदर वो भी इसी बात पे आ गया। फाइनल इंटरव्यू जब वो हुआ,
फाइनल पैनल का, वो भी यही बात करें। इसी तरह एक दो मामला तो और भी थे। तो बेसिकली इस सारे परफॉर्मा में, इस सारी एक्टिविटी में जो 3 से 4 घंटे होगी, डिफरेंट गेम टाइप कह लें, वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल एबिलिटी, पिक्चर, थीमेटिक स्टोरी, इस सारे के थ्रू उन्होंने आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके ब्रेन के अंदर, वो निकाल लेना है। और फिर जो उनको लगेगा कि ये करेक्टरिस्टिक्स हमारी एजेंसी के मुताबिक ठीक है, वो उस बंदे को रिकमेंड कर देंगे। और जो उनको लगेगा कि नहीं, ये एजेंसी के बारे में ठीक नहीं है, नॉन रिकमेंडेशन का हरगिज ये मतलब नहीं होगा, हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि आपके अंदर किसी चीज की कमी है। उसका मकसद ये होगा कि आईएसआई की जॉब परफॉर्म करने के लिए वो आपको सूटेबल नहीं समझते। हो सकता है कि आप में से वही बंदा सीएसपी लग जाए, सीएसएस क्लियर करके। और ऐसा हुआ है, एक लड़का था सैफ खटक, वो तो खैर इधर भी सिलेक्ट हो गया था, सीएसपी सैफ खटक हमारे बैच में था। अब वो भी सीएसपी, उसका बनने का मूड था। उसने इनको बताया भी कि अगर मेरा सीएसएस में हो गया तो मैं ये अदारा छोड़ के चला जाऊंगा। और वो सीएसपी बन भी गया है, और उसने ये अदारा छोड़ भी दिया है। इसी तरह हमारा एक और क्लास फेलो था, उससे उन्होंने पूछा था आप ये अदारा छोड़ के जाएंगे, तो उसने कहा था हाँ जी, अगर मेरा सीएसएस में फॉरेन सर्विसेज में हो गया तो मैं चला जाऊंगा, अगर मुझे फॉरेन जाने का मौका मिला। अगर पाकिस्तान में जॉब करनी है तो मेरे लिए इससे बेहतर जॉब कोई नहीं है आईएसआई से। उसकी सिलेक्शन हो गई, कर लिया उन्होंने सिलेक्ट। तो किसी चीज को एज सच वैसे छुपाने की जरूरत होती नहीं है इनके सामने, क्योंकि वो जो बैठे हैं वो बैठे ही इसी चीज के लिए, माइंड जज करने के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने पेपर्स के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू आपके अंदर जो चल रहा है ना वो निकाल ही लेना है। इसलिए ये इससे बेहतर कि वो जबरदस्ती आप में से निकालें, आप खुद ही उनको बता दें जो आप में चल रहा है। ठीक है, किसी किस्म का कुछ क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी, वेलकम। जी, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। अगर नहीं है तो फिर हम मीटिंग को जो है वो एंड करते हैं। स्लाइड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी ग्रुप के अंदर। चलें, ठीक हो गया जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक आप लोगों के हक में बेहतर करे। अल्लाह हाफिज।